परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति के न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे थे इस समय। और पिछली क्लास में तो हमने इससे रिलेटेड केवल फॉर्मूले देखे थे कि इस लेसन में जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे उन पर वो किन फॉर्मूलों पर बेस्ड होंगे, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और दो न्यूमेरिकल भी हालांकि सॉल्व करे थे हमने, पर आज वक्त है कुछ और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। तो देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। आज तीसरा नंबर है न्यूमेरिकल हमारे सामने, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखिएगा, गौर से समझिए ताकि ये पता लगे कि क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। न्यूमेरिकल में मैं शुरू से ही देखो जोर देता रहता हूँ आपसे कि जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ें सबसे पहले ये देखें कि क्या दिया गया है और उसके बाद ये भी पता लगाएं कि क्या पूछा जा रहा है। दोनों बातें जब आपको मालूम होंगी ना तो फॉर्मूला अपने आप आपको दिमाग में आएगा कि किस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी देखिएगा। लिखा है एक अल्फा पुंज। अल्फा पुंज का मतलब अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं जिसके कणों का वेग 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। जो अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम ऐसे जा रही हैं और उनमें जो अल्फा पार्टिकल है उनका वेग दिया गया है 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। सोने जिसका परमाणु क्रमांक 79 है, सोने का परमाणु क्रमांक है 79 की पन्नी द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, मतलब ऐसे जाते हैं और आगे उनको सोने की पन्नी एक मिलती है, उससे जाके स्कैटर होते हैं वो। अल्फा कण की सोने के नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी ज्ञात करिए। आपको ये बताना है कि अल्फा पार्टिकल सोने का जो न्यूक्लियस है उसके कितना नज़दीक तक पहुंच जाता है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको पता लगानी है, उसको आपको याद होगा R0 से लिखते हैं कि अल्फा पार्टिकल सोने के नाभिक के नज़दीक जितना निकटतम दूरी तक पहुंच जाता है वो डिस्टेंस R0 से रिप्रेजेंट करते हैं और वही हमको पता लगाना है। अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश का मान 4.8 × 10⁻7 कूलोम प्रति किलोग्राम है। विशिष्ट आवेश पहले भी कई बार आ चुका है जब आप पढ़ते हैं। क्या होता है विशिष्ट आवेश? किसी भी आवेशित कण के आवेश की मात्रा और उसके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है ना, उसी को हम बोलते हैं उसका विशिष्ट आवेश। यहाँ अल्फा कण का विशिष्ट आवेश दिया है, तो अल्फा कण का आवेश बटे अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का आवेश कितना होता है? अल्फा कण का आवेश 2e होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना। और m अल्फा यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान, इन दोनों का अनुपात दिया गया है हमको 4.8 × 10⁻7 कूलॉम पर किलोग्राम। ये आवेश विशिष्ट आवेश है अल्फा कण का। आवेश बटे द्रव्यमान, अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना रहता है। द्रव्यमान अगर हम m मान लें तो 2e/m का मान हमें इतना दिया गया है 4.8 × 10⁻7 कूलॉम पर किलोग्राम। आपको R0 चाहिए, ठीक है ना। अब कैसे मालूम करेंगे आप ये चीज़? इसके लिए आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताया गया था। निकटतम पहुंचने की दूरी R0 = 1/4πε0 2Ze²/k। याद आया आपको? इसमें 1/4πε0 कांस्टेंट है, Z परमाणु क्रमांक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और K गतिज ऊर्जा है अल्फा कणों की। जो अल्फा कण ऐसा बीम बन के जा रहे हैं सोने की पन्नी की तरफ। अब गतिज ऊर्जा तो हमें डायरेक्टली दी नहीं गई है, पर हमें वेग मालूम है तो हम इससे उनकी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये हम लिखेंगे 1/4πε0 2Ze²/, ये K की जगह पर हम लिख देंगे 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ना, या तो गतिज ऊर्जा हमको दी जाती तो हम उसको यूज कर लेते, पर आज गतिज ऊर्जा डायरेक्टली दी नहीं गई है, हमको वेग मालूम है तो हम गतिज ऊर्जा का सूत्र 12 mv² लगाएंगे और यहाँ से कैलकुलेट करके हम लाएंगे, ठीक है। और आप देख लीजिए
1/4πε0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 2 इसके एक ई को दिला दीजिए, एक ई जो बचेगा वो z के साथ रख दीजिए, ZE इंटू 2E। आप मल्टीप्लाई करिए, फिर से यही मिल जाएगा आपको, अपॉन ये वाला 2 भी तो पलट के ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ रख लेते हैं हम, ये वाला 2 जो ऊपर आएगा, फिर ये m यहाँ लिख दिया हमने, v कहीं भी नोट कर लो, v²। ऐसा कर लेने से इसको आप देखो, ये 2E/m की वैल्यू रख पाएंगे हम लोग। फिर से ये वैसे ही लिख दिया, ये हमने 2E लिखा और ZE लिखा। आप जब भी गुणा करोगे 2ZE² फिर मिल जाएगा, ये 2 पलट के ऊपर आ गया, m ये लिखा है, v² ये लिखा है, सारी चीज़ें नोट हैं। अब बस वैल्यू लिखनी बाकी है, सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने होगा। सबसे पहले 1/4πε0 की वैल्यू नोट करेंगे। ये होती है 9 × 10⁹ इंटू z की जगह 79, e की जगह पर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन v²। v की वैल्यू ये दी गई है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4 × 10⁻14, 2 का वर्ग 4 और 10 की घात 7 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 14। और ये जो सबसे लास्ट में 2 लिखा हुआ है ये o। अभी तो हमको 2E/m का मान लिखना बाकी है। एक बार फिर से इसका मान लिख दिया, Z79E और v², 2E/m, 2E/m की ये वैल्यू है 4.8 × 10⁻7। और अब सबसे लास्ट में ये वाला 2। बस अभी इसे आपको केवल कैलकुलेट करना है बस, तो कर लीजिए। 4 से इसको कैंसिल कर दें, 1.2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। R0 इज इक्वल टू, अभी बस पावर्स को एडजस्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, यही आपको करना है। देखो 2 का गुणा इसमें करोगे तो 12 दूना 24, ठीक है ना। अच्छा, इस 24 का गुणा आप 9 से करवा लें, 9 चौके 36, हासिल लगे 3, 9 दूना 18, 3 21, एक अंक पे दशमलव, क्योंकि इसका दशमलव आ जाएगा ना, तो 12 9 या 108, 216, ठीक है। इनटू इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। अभी ये दोनों बच गए, इनका गुणा करवा के लिखो। 16 9 या 144, हासिल लगे 14, 16 7 112, 112 और 14 जोड़ने हैं, 112 10 122 और 4 126, एक अंक पे दशमलव, इसका भी आ जाएगा, गुणे 10 की घात। अब देखो इनका भी मल्टीप्लिकेशन हो गया, पावर बची है, तो ये 9 प्लस की, ये -19, ये प्लस का 7, ये ऊपर आके माइनस का 14, 9 -19 + 7 -14, 9 -19 + 7। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको, कर लीजिए। 4 छंग 24, हासिल लगे 2, 4 एकम 4 2, 6 4 दूना 8, 6 चरंग 36, हासिल लगे 3, 6 एकम 6 3 9 और 6 दूना 12, फिर 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दूना 4, फिर 6 1 2, 4 6 6 12, हासिल लगा 1, 8 1 9 9 18 2, 20, हासिल लगे 2, 2 2 4 3, 7 6 13, हासिल लगा 1, 1 1 2, 4 6 1 7 और 2, 1 1 2 नंबर पे दशमलव, गुणे 10 की घात। आप देखें -19 में +9 चले गए, माइनस के 10, -10 + 7 -3, -3 और -14 -17, दशमलव 1 2 3 अंक खिसका के इधर ला सकते हैं, तो ये बनेगा 2.7302, 2.7302 × 10⁻⁻14, क्योंकि 1 2 3 अंक खिसका के लाया, वो 3 इसमें जुड़ जाएंगे जा करके।
ये इतने मीटर में आंसर आ जाएगा ये आपका। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर 2.73 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, 2.73 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप पता लगा सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कि अल्फा पार्टिकल नाभिक के कितना नज़दीक तक जा सकता है, वो डिस्टेंस यहाँ से आपको मिल जाएगी। और गतिज ऊर्जा की जगह पर यहाँ पर आपने देखा ½ mv² लगाना पड़ा। जब गतिज ऊर्जा डायरेक्ट नहीं देंगे, वेग देंगे, तो वहाँ पर हमको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो बस कैलकुलेशन ही थोड़ा सा आप ध्यान से करिए। फॉर्मूला अगर आपने सही लगाया है, उसके बाद कैलकुलेशन पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन रखिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका सही से। 4 नंबर पर आ जाते हैं। लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में कुल ऊर्जा का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कुल ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा देखो, गतिज ऊर्जा को कैसे लिखते हो, स्थितिज ऊर्जा को U से और कुल ऊर्जा को E से। तो कुल ऊर्जा का मान दिया गया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के मान ज्ञात करिए। आपको इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा भी मालूम करनी है और इस स्थिति में गतिज ऊर्जा भी पता लगानी है। अब अगर थोड़ा सा भी आपको याद है तो लास्ट क्लास में जब फॉर्मूले हम आपको बता रहे थे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी कि इस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं। फॉर्मूला बताया गया था कि K इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ द टोटल एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू द मॉड्यूलस हाफ ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। शायद आपको याद आ गया होगा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। आज हमने E दिया गया है, हमको K भी निकालना है और हमको U भी निकालना है। बहुत आसान है बेटा। K अगर आपको निकालना है तो मॉड्यूलस ऑफ E यूज कर लीजिए। E का मापांक -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मापांक निकालोगे माइनस हट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये न्यूमेरिकल में ये चीज़ यूज़ हो रही है और यूपी बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हमको U चाहिए, K मालूम है, U चाहिए तो आप यहाँ से निकाल लो, या तो फिर ये कर लो U इज इक्वल टू 2E। देखो ये 2 इधर ले आओगे तो U का मान 2E के बराबर आ जाएगा ना। मोड दोनों में लगा तो हमने दोनों का हटा दिया। फिर U इज इक्वल टू E का दुगना कर दो, E -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दुगना कर दोगे तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना सा आपको आंसर इसका देना है। पर एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे नोट करिए। इसके बाद 5 नंबर और उससे आगे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए इस लाइन को पढ़कर एक बात तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है हमको कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु, जो हाइड्रोजन एटम है ना वो एक्साइटेड है। एक्साइटेड है मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड लेवल में नहीं है, ग्राउंड लेवल में नहीं है, किसी हायर एनर्जी लेवल पर है। अब किसी हायर एनर्जी लेवल पर है, पर कहाँ है एग्जैक्टली उसकी लोकेशन हमें भी नहीं पता। बस उन्होंने यही दिया है ना कि उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु है। अब एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है तो जाहिर सी बात है उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर एनर्जी लेवल में से कहीं पर होगा। n इज इक्वल टू 2 में होगा, 3 में, 4 में, 5 में, बट वी डोंट नो कि वो होगा कहाँ पर जहाँ भी है उसके पास इतनी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर उसमें एनर्जी है। अगर वो n बराबर 2 पर है तो मतलब जहाँ पर भी है उसके पास इतनी एनर्जी लेके चलता है, वो उसके पास है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करिए। आपको इसका कोणीय संवेग ज्ञात करना है। कोणीय संवेग के देखिए 2 फॉर्मूले, एक mvr और दूसरा बोहर्स पोस्टुलेट से NH/2π। या तो मुझे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसका वेग और उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 3 चीजें मालूम हो तो हम संवेग निकाल सकते हैं, और या तो फिर हमें केवल n मालूम हो जाए
बाकी h वगैरह का मान दे दिया है उन्होंने, और पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि h भी दिया गया है और इसके बारे में तो कोई जानकारी हमको नहीं है। अगर हमको पता है तो मुझे सिर्फ उसका मास मालूम है बस। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको पता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, पर यहाँ से निकाला जा सकता है। पर इसको निकालने के लिए ना आपको h की ज़रूरत, n की ज़रूरत पड़ेगी। n मतलब वो कौन से ऑर्बिट में है, कौन से एनर्जी लेवल में है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। और जैसा अभी मैं आपसे बात ही कर रहा था कि हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में है, पर हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अगर ये पता लग जाए तो हमें n का मान मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें एक चीज़ दी गई है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, nवीं कक्षा में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा है और हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है, तो हम मान लेते हैं कि वो nवीं कक्षा में है। समझ रहे हैं? तो माना इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में है, इसलिए उसकी ऊर्जा माना इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा कितनी दी गई है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा ये भी तो है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये होगा -13.6/n² बराबर -3.4। अब देखो, उसको भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दिया, इसको भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दिया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अब आप सॉल्व कर लीजिए, -1 से -1 कैंसिल हो गया, n² उधर चला गया, 13.6/3.4 बराबर n²। इससे आप कैंसिल करोगे, 4 बार में ये कट जाएगा, तो n² = 4 आया। तो n = क्या आ गया? 2। यहाँ से आप जानते हैं हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल पे था, ये तो पहले से पता था, पर किस नंबर के एनर्जी लेवल पर ये नहीं मालूम था, पर अब मालूम हो गया है कि वो सेकेंड एनर्जी लेवल पर है। अगर n = 2 है तो अब हम उसका कोणीय संवेग पता लगा सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NH/2π। n की जगह पर 2 लिखेंगे, h की जगह पर 6.6 × 10⁻34, 2π की जगह 3.14, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, तो 1 0 आप बढ़ा सकते हैं इसके बदले, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करना है आपको, तो पहले तो 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, 2 × 6 और 2 157, 15 दूना 30, 2 7 14 गुणे 10 की घात -34, पावर तो वही बनी रहेगी। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो 157 ये लिखा हुआ है, 2 बार अगर देंगे, 2 7 14, 15 दूना 30, 1 31, 2 दशमलव कुछ वैल्यू इसकी आ जाएगी। भाग दे के देख लीजिए, पहली 1-2 बार हम दे सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2 7 14, 314 आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेंगे 2, 2 में से 1 गया 1, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, अभी तो एक ही बार जा सकता है। ये आ गया 2.1 × 10⁻34 और कोणीय संवेग है, इसलिए जूल सेकेंड इसका यूनिट रहेगा। कोणीय संवेग का मात्रक भी जूल सेकेंड होता है और प्लैंक नियतांक का मात्रक भी जूल सेकेंड रहता है, ठीक है। अब ये बताएं कि क्या ये समझ में आया आपको?
एक्साइटेड था एटम, एटम अगर एक्साइटेड है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉन ज़रूर किसी हायर एनर्जी लेवल पर है, पर मालूम नहीं था कहाँ पर है। उसके लिए हमने इसकी मदद ली और यहाँ से n की वैल्यू 2 मिली, और फिर हम बड़ी आसानी से उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोणीय संवेग का मात्रक जूल सेकेंड रहेगा। 6 नंबर पे आ जाइए, देख लेते हैं इसको। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लगा रहे हैं ना, सब बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। हाइड्रोजन की प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड कितने परिक्रमण करता है? हाइड्रोजन की जो पहली बोहर कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है प्रति सेकंड कितने परिक्रमण करता है? आप शायद आपको ध्यान होगा, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को हम उसकी आवृत्ति कहते हैं, और आपसे प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या पूछी जा रही है। इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है वो। H का मान दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, ये कैसे निकाली जाएगी? आवृत्ति, आवृत्ति को अगर न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/T। T क्या होता है? आवर्तकाल। अब ये न्यूक्लियस है, बीच में ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर इसका रेडियस r है, हाइड्रोजन की प्रथम बोहर कक्षा, इसका मतलब बोहर त्रिज्या आपको लिखनी पड़ेगी, याद होगी तो बात बनेगी। हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या बोहर त्रिज्या कहलाती है ना, और बोहर त्रिज्या की वैल्यू कितनी होती है? 0.53 एंगस्ट्रॉम, याद होगा आपको। चलिए खैर, आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। अब एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी के लिए पूरा एक चक्कर में चली गई दूरी लेना है आपको, और फिर उसकी चाल लेनी है। पूरे एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी? 2πr, और चाल के लिए v, तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी v/2πr। अब प्रॉब्लम ये है, वेलोसिटी नहीं मालूम भाई हमको। देखो, वेग के बारे में आइडिया नहीं है, किताब उसमें दिया भी नहीं गया है क्वेश्चन में। आप एक काम कर लो, बोहर कक्षा पहली है, n बराबर तो 1 होगा। देखो, प्रथम बोहर कक्षा है ना, तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? n का मान तो 1 होगा। चलो, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। हम एक काम करेंगे, r नहीं मालूम, हम r निकालना चाहते हैं। उसके लिए आप एक रूल यूज़ करोगे, बोहर्स पोस्टुलेट, क्या कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना, कोणीय संवेग मतलब mvr, h/2π का पूर्ण गुणज होता है, तो nh/2π। यहां से आप r निकाल लीजिए। r निकालेंगे नहीं, v नहीं मालूम ना हमको, तो v निकालिए। फिर आप जो चीज़ आपको नहीं पता वो निकालो, v पता लगा लो, तो यह आ जाएगा nh/2π m × r। nh/2π और mr भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया नीचे। अब ये v की वैल्यू इसमें लिख दो, इसलिए न्यू इज इक्वल टू, देखो भैया ये 1/2πr तो लिखा रहा, v की जगह पर ये वैल्यू हमने अप्लाई कर दी, nh/2π m × r। कैंसलेशन तो कहीं से नहीं दिख रहा होगा, और गुणा ऊपर से हो जाएगा, 2 दूना 4, 4π² mr², ये आ जाएगी आवृत्ति। यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अब सबकी वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। n की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा बताओ? पहली बोहर कक्षा, इसलिए n की जगह 1 लिखोगे। h 6.6 × 10⁻⁻34, 4 की जगह पर 4, पाई की जगह 3.14 और उसका स्क्वायर। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31। r², r की वैल्यू पहली कक्षा है, और हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या बोहर त्रिज्या कहलाती है, और इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम।
इसको मीटर में बदलोगे 10 की घात -10 का गुणा करना पड़ेगा और उसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब ये अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आवृत्ति का मान आप निकालेंगे। इसको आप इत्मीनान से सॉल्व करते रहिएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूं इसका 6.55 × 10 की घात 15, 6.55 × 10⁻15 और आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड, या आप हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पावर इनके स्क्वायर करिए, फिर पावर को अलग एडजस्ट कर लीजिए, नंबर्स को कैलकुलेट कर लीजिए, ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद और आगे के क्वेश्चंस पर आते हैं। धीरे धीरे करके देखो एक एक लेवल हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस लेसन से न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से लगाओ और प्रैक्टिस भी करिए। आपके पास अगर अनसॉल्व्ड है तो उसको भी देखिए कि जो लास्ट ईयर्स में इस लेसन से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। आप प्लीज़ इसे नोट करिए और लगाते हैं फिर हम। 7 नंबर न्यूमेरिकल में लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुने। लिखा है एक हाइड्रोजन परमाणु में कक्षा n=3 से कक्षा n=2 में एक संक्रमण होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट 3 से ऑर्बिट 2 में जंप करता है। उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है। संक्रमण कहाँ से कहाँ होता है? जो ट्रांजिशन होता है वो होता है आपका 3 to 2 में, और जब कक्षा 3 से कक्षा 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अपने अंदर से विद्युत चुंबकीय तरंग निकालेगा, और उस विद्युत चुंबकीय तरंग की आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। लैम्डा की वैल्यू आपको मालूम करनी है। आगे लिखा है यह विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में होगी, इसके बारे में भी आपको बताना है। H, C और E ये सब आपको दिए गए हैं। तरंग दैर्ध्य के लिए क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे? देखिए तरंग दैर्ध्य के लिए आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने कई सूत्र देखे थे। तरंग दैर्ध्य के लिए एक फॉर्मूला तो देखा हुआ था कि अगर E2 - E1 बराबर hc/लैम्डा, तो लैम्डा का एक फॉर्मूला देखा गया था hc/E2 - E1, या हम E2 - E1 को डेल्टा E भी ले सकते हैं, ऊर्जा में परिवर्तन। एक सूत्र हम ये भी लगाते थे 1/λ = R 1/n1² - 1/n2²। ठीक, एक फॉर्मूला ये भी देखा गया था लैम्डा = 12375 बटे डेल्टा E, और सीधे इससे आंसर काहे में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा हम यूज़ करेंगे? वैसे तो कोई सा भी यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई सा भी यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से वैल्यूज़ दी गई हैं, देखिए H दिया गया है, C दिया गया है, तो जिस तरह से वैल्यूज़ दी गई है ना, उसको देखकर तो यही लगता है कि हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। मतलब ये भी ज़रूरी है यार, जब वैल्यू जैसे दी जाए ना आप उसके अनुसार चलिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब क्या फ़ायदा, आपने ये लगा दिया तो ये देने का उनके बेनिफिट ही क्या है? फिर तो H, C और E सब धरा का धरा रह गया उनका। समझ आ रहे हैं आपको? तो आपने ये लगा दिया तो इसका तो यूज़ ही नहीं हो रहा कहीं H और C का। तो आप यूज़ करते हुए जो क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं उनको यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, नेग्लेक्ट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करिए। इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, और उसके लिए हम करेंगे ये कि मुझे जो n=3 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो मुझे E3 - E2 निकालना होगा, वो हम इसकी जगह पर लिखेंगे। ये तो मैंने तब बताया जब 2 से 1 में आता है, ये तो 3 से 2 में आ रहा है, तो E3 - E2 लिखेंगे। H और C यहाँ पर हमारे पास है, कैसे निकाले जाएंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। आप याद करिए हाइड्रोजन परमाणु की
nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En की वैल्यू होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, आपको याद होगा ये। और डायरेक्ट यहाँ से एनर्जी किस में आ जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। हम E3 भी निकालना चाहते हैं, E2 भी निकालना चाहते हैं, इसलिए E3 अगर En की वैल्यू ये है तो E3 की वैल्यू कितनी होगी? n की जगह 3 लिखना पड़ेगा, -13.6 अपॉन 9, 3 का वर्क करेंगे ना 9 आ जाएगा। अब 9 से भाग दे दीजिए तो 9 1 कम 9, 4 13, तो 9 पंचे 45, 1 बच गया, फिर 9 1 कम 9, करीब -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। दूसरी कक्षा में अगर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? En का मान है -13.6/n स्क्वायर, तो E2 का मान कितना होगा? n की जगह मुझे 2 लिखना पड़ेगा, तो -13.6 अपॉन 2 2 4, 2 लिखेंगे, वर्क करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए, 4 3 12, 4 चौके 16, इतनी एनर्जी। अब हम डेल्टा E निकाल लेते हैं, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा E निकालेंगे हम E3 माइनस E2 करके। E3 की वैल्यू ये है -1.51 माइनस E2, माइनस और E2 की जगह -3.4, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा E इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया, 9 आ गया ये, और यहाँ बचे 3, 13 में से 5 चले गए तो 8 बच गए, फिर यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ रहा है। हमें इसे जूल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी हम H और C जो यूज़ करेंगे ना वो तो सब SI यूनिट में होंगे, तो इसे भी SI यूनिट में आपको लाना पड़ेगा। 1.89 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये जूल में आ गया। अभी हम वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन डेल्टा E। डेल्टा E इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, एनर्जीज ऑफ टू एनर्जी लेवल्स। अब आप इसकी वैल्यू लिखिए, H 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C इज 3 इंटू 10⁸, डेल्टा E ये निकाले हैं अभी अभी हम लोग, 1.89 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। सॉल्व करिए इसको भाई, एक अंक पे यहाँ दशमलव है, यहाँ भी है, हटाओ इसको, कैंसिल करो, 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। इसका 2 अंक का दशमलव हटाओ, इसमें 2 जीरो बढ़ा लो, 3 से इसको काट दो, 3 छंग 18, 3 3 9, फिर 3 से और काटो, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, और इसको 3 से काटोगे तो 1100 आ जाएगा ये, ठीक है। 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 7 28, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 3 बचे 30 हो गया, 4 7 28, फिर 2 बचे, 4 पंचे 20 हो गया। और कुछ अब तो नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर में बचा 275 और नीचे 21 दूना 42, 275 बटे 21 दूना 42 गुणे 10 की घात, ये 8 है, ये -34, ये ऊपर जाएगा, -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, 19 और 8 कितने हो जाएंगे? 27, और -34 + 27 -7 मीटर।
अब 42 से इसमें डिवाइड करना है आपको, 5 कुछ आएगा, वैसे भाग पूरा देना पड़ेगा, बाद में एंगस्ट्रॉम में बताना है ना आपको। चलो यहाँ पर हम भाग दिए दे रहे हैं, 42 और 275, तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 1 21, वैसे 4 छंग 24 भी हो सकता है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। 6 दूना 12 से लगा 1, 6 चौके 24, 1 25, 5 में 2 चले गए 3, 7 में से 5 गए 2, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया। अब 6 बार नहीं 5 बार, 4 पंचे 20 जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 1 21, फिर माइनस कर दीजिए, 20 बच गया, दशमलव लगाए 0 आ जाएगा। अब 4 बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, तो ये बच जाएंगे 32, 10 में 8 गया 2, 9 में से 6 गए 3, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लिया, 4 अट्ठे 32, 8 तो नहीं पर 7 बार जाने की उम्मीद है, तो ये आ जाएगा 6.547 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अब हमको इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना है, तो 1000 का इसमें गुना करवा दो बस आप। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6547 एंगस्ट्रॉम। इतनी तरंग दैर्ध्य की लाइट वहां से निकलेगी। इसमें एक क्वेश्चन का आंसर और देना है हमको कि ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में होगा। बताओ किस क्षेत्र में होगा, पता नहीं। आप थोड़ा सा याद करिए, आपने जो श्रेणियां पढ़ी हैं लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, उनमें से लाइमन किस क्षेत्र में मिलती है, पराबैंगनी। बामर किस क्षेत्र में है, दृश्य क्षेत्र में, और बाकी जो 3 श्रेणियां हैं वो अवरक्त में हैं। ये याद है आपको, ठीक। अब ये हमको बताइए लाइमन श्रेणी कब मिलती है आपको, उसकी कुछ डेफिनेशंस आपको बताई गई थी। आपने सीखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो वो हमको पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती हैं लाइनें, और वो लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहलाती हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो वो बामर श्रेणी की रेखाएं कहलाती हैं। अगर किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो वो पाश्चन श्रेणी की रेखाएं होती हैं और वो अवरक्त भाग में मिलती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, हायर एनर्जी लेवल से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है। अब उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो ये किसकी परिभाषा में आता था, बामर। और बामर श्रेणी की रेखाएं कहाँ मिलती हैं, दृश्य क्षेत्र में, इसलिए ये दृश्य क्षेत्र में आपको मिलेगी। इसका जवाब हम यहीं लिख सकते हैं, दृश्य क्षेत्र में। कुछ समझ में आया कि नहीं आया आपको? किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से अगर पहले ऊर्जा स्तर में आता है इलेक्ट्रॉन तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे में आता है तो पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र, किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है तो भी ब्रैकेट श्रेणी अवरक्त क्षेत्र, किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है तो फुंड श्रेणी अवरक्त क्षेत्र। ये किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे में आ रहा है इसलिए ये बामर श्रेणी की लाइन होगी और ये दृश्य क्षेत्र में आपको मिलेगी। क्लियर हुआ? तो उसको ये देख के नहीं बताना है, वो वहां से आप समझिए कि कहां पर आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए उसका। अब 8 नंबर के आते हैं, लिखा है यदि हाइड्रोजन परमाणु में पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु है और उसकी पहली बोहर कक्षा है, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है तो हम बुआ उसको E1 माने ले रहे हैं। E1 की वैल्यू है -22 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा संख्या 3 से कक्षा संख्या 2 में संक्रमण करे, अब इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण है वो 3 से 2 में ट्रांजिशन करता है तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति की गणना करिए। आपको जो भी प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी की गणना करनी है,
उसकी आवृत्ति की गणना आपको करनी है। ठीक है, इसमें भी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे डेल्टा ई निकालना है पहले तो हमको, और ई बराबर एच न्यू होता है ना, तो एच न्यू लगाएंगे और न्यू बराबर डेल्टा ई अपॉन एच आ जाएगा, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। पर उसके लिए भी डेल्टा ई चाहिए पहले हमको। कैसे निकालेंगे डेल्टा ई? 3 से 2 में ट्रांजिशन होता है ना, तो E3 माइनस E2 आपको करना पड़ेगा। पहले E3 निकालिए। अब E1 तो है हमारे पास, E3 कैसे निकालिएगा? आप याद करिए, nवीं कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? -13.6 बटे n²। ठीक है, अब लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। आप ऐसे कर लो यार, सीधे सीधे आपको याद होगा यहां पर En जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। कक्षा की संख्या के वर्ग के विलोमानुपाती एनर्जी चलती है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि मुझे दूसरी कक्षा की ऊर्जा बताइए, तो आप यही बताओगे ना कि E1 अपॉन 4 आना चाहिए इसको। क्यों? n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। एनर्जी पहली कक्षा में जो ऊर्जा रही होगी उसकी 1/4 रह जाएगी केवल। E1 की वैल्यू इतनी है, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात -19 जूल। ऐसे ही अगर हम आपसे E3 पूछेंगे तो आपको क्या बताना है? E3 की वैल्यू आएगी E1 अपॉन 9। क्यों? n की जगह 3 लिखना पड़ेगा ना, और 3 का वर्ग करने से क्या बनेगा? 9, तो E1 अपॉन 9 आ जाएगा। आप E1 की जगह ये लिखोगे, 9 से डिवाइड कर दोगे तो 9 दूना 18, 4 22, 9 चौके 36, फिर 4, फिर 9 चौके 36 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो E2 में यानी कि E2 की वैल्यू आएगी -5.5 गुणे 10 की घात -19, और ये -2.44 गुणे 10 की घात -19। कुछ बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आया? En बराबर जो -13.6 अपॉन n² होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। अब मेरे लिए बेहद जरूरी था कि या तो हम उसको जूल में बदलते, क्योंकि जो हमको एनर्जी दी गई है वो जूल में दी गई है। देखिए, हम इक्वेट नहीं कर सकते थे जब तक दोनों का यूनिट सेम नहीं हो जाता। इसका यूनिट जूल था, वो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n², वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अभी मेरे लिए बेहद जरूरी हो चुका था कि या तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलता या तो मैं उसको जूल में कन्वर्ट करता। तो करने को हम कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता, तो ऐसी कोई नेसेसिटी भी नहीं थी। और आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो उस कक्ष संख्या के वर्ग की विलोमानुपाती होती है। तो अगर दूसरी कक्षा में ऊर्जा पूछी जा रही है तो पहली कक्षा की ऊर्जा की तुलना में 1/4 होगी, और तीसरी कक्षा में ऊर्जा पहली कक्षा में ऊर्जा की तुलना में 1/9 भाग रहेगी। वो हमने निकाल लिया यहाँ से। अब हमको E3 माइनस E2 चाहिए। अब आप E3 माइनस E2 निकालेंगे तो E3 की वैल्यू तो ये है -2.44 इंटू 10⁻⁻19। E2 की वैल्यू ये है, ये लिखोगे प्लस बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻19। इसमें माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचे 4, 4 में से 4 चले गए 0, यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गया 3 गुणे 10 की घात -19 जूल। 6 4 10, 4 1 5, 3 2 5। ठीक है, इतने जूल आ गए। अभी तो हमको आवृत्ति चाहिए, उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के लिए फॉर्मूला लगाएंगे E2 नहीं E3 माइनस E2, E3 माइनस E2 अपॉन H। भाई डेल्टा E बराबर H न्यू, याद आया आपको? बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध याद करिए, फ्रीक्वेंसी कंडीशन जो होती थी, न्यू बराबर E3 माइनस E2 अपॉन H।
E3 की वैल्यू कितनी, E3 माइनस E2 ये आ गया आपका 3.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। H की जगह पर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। एक अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे है, आप एक जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं। फिर ये 306 बटे 66 गुणे 10 की घात माइनस 19 प्लस 33। कैसे? ये जीरो जो इसको मिला ना, इसलिए हमने इसको दे दिया। फिर तो माइनस 34 प्लस 1 माइनस 33, फिर वो माइनस 33 ऊपर जा करके प्लस 33 हो गया। तब तक इसका काम तमाम करो। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 कम 6। 11 से 51 में भाग दीजिए, 11 चौके 44, 44 7 51 70 हो गया। 11 छक्का 66, अब कितना बचा? 70 66 4 40 हो गया। 11 तिया 33, अब कितना बचा? 7, फिर 11 छक्का 66 गुणे 10 की घात 33 में 19 माइनस कर दीजिए, कितना? 14 बच जाएगा। तो इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमको मिल जाएगी, इतने हर्ट्ज आवृत्ति मिलेगी। इसमें 0.46 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज दिया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक अंक दशमलव जैसे खिसकाएंगे ये 14 का 15 बन जाएगा। अब बताओ ये स्पेक्ट्रम में कौन से भाग में मिलेगा आपको? संक्रमण कहां से कहां हो रहा है? देखो, मतलब नहीं है कि आ कहां से रहा है, मतलब है कि आ कहां रहा है। समझ रहे हैं? कहां से आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां पर आ रहा है इससे फर्क पड़ता है। तो कहां पर आ रहा है? 2 में आ रहा है। हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पर अगर आएगा तो वो बामर श्रेणी की रेखाएं मिलेंगी। और बामर श्रेणी की रेखाएं कहां मिलती हैं? दृश्य क्षेत्र में। पूछा नहीं गया है पर आप बता सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी ये लाइंस मिल रही होंगी आपको यहाँ से, वो सब की सब दृश्य क्षेत्र में मिलेंगी। विजिबल पार्ट में आपको दिखेंगी, वो विजिबल रीजन में दिखेंगी। आप बताएं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो ऐसी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आपसे। बहुत आहिस्ते से, बड़े इत्मीनान से, सोच समझ कर इसको लगाएं। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिकल पार्ट है, पूरे मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पर पूरे कट भी सकते हैं। इसलिए अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से लगाइए, लेकिन बहुत इत्मीनान से लगाने का मतलब ये नहीं कि एक न्यूमेरिकल आप 3 घंटे में लगा रहे हैं। माइंड को कंसंट्रेट करके और तब सॉल्व करिए। आज इतने ही न्यूमेरिकल रख लेते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? तो आज इतना ही रखेंगे फिजिक्स में। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? तब तक अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। एग्ज़ाम का समय है आपका, अपने माइंड को ज़्यादा परेशान मत करिए और पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए, क्योंकि वो भी आपको लेकर काफ़ी एनेक्सिटी में होंगे। इसलिए अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। तैयारी करते रहिए, बस देखिएगा जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो आज इतने ही रखेंगे फिजिक्स में। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।